अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हालिया दिनों में पाकिस्तान में आला तालीम के निज़ाम पर कुछ बात हो रही है, मुख्तलिफ जरायद में इस पर लिखा जा रहा है। कुछ बड़े अहम सवालात उठाए जा रहे हैं जिन पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मुल्क की यूनिवर्सिटियों के इंतजाम का मामला नहीं बल्कि तालीमी पॉलिसी, लाखों नौजवानों की तालीम और मुस्तकबिल का भी सवाल है। हुकूमत ने कुछ फैसले लिए हैं। HEC के हवाले से 2 ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। उनके तहत हायर एजुकेशन कमीशन के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। चेयरमैन HEC की तैनाती जो है वो 2 साल के लिए होगी, जबकि जो अरकान है वो 4 साल के लिए आएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती का इख्तियार कमीशन को हासिल होगा। अब जो चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत है उसको कम करने पर जो है वो तनकीद हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है कि ऐसा डॉक्टर तारिक बनोरी को हटाने के लिए जो है वो किया गया और इन ऑर्डिनेंसेस को लाया गया। दूसरा, HEC की खुद मुख्तारी को जो है वो कम किया जा रहा है, ये भी तनकीद है। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने आला तालीम के निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। 40 अरब रुपए का तरक्याती बजट हमने HEC को दिया, उसे घटा के 29 अरब रुपए कर दिया गया। इसी तरह जो करंट बजट था उसे घटा दिया गया। नतीजा यह है कि यूनिवर्सिटियों में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। फिर हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के इदारे को तबाह कर दिया और ख़त्म कर दिया है। उसके चेयरमैन को बरतरफ किया और उस इदारे की खुद मुख्तारी को भी सलब करके उसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन में तब्दील कर दिया है और उसको अफसरशाही के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। अब दूसरी तरफ हुकूमत का यह कहना है कि ऑर्डिनेंसेस में कुछ ऐसा नहीं है कि HEC को अब वजारत तालीम के मातहत तस्वुर किया जाए, ये सिर्फ इंतजामी तब्दीलियां हैं। हमें जब अवाम ने इलेक्ट किया तो हमारा मैंडेट जो था वो तालीम के मैदान में बड़ा क्लियर था कि तालीम के स्टैंडर्ड जो है वो गिर चुके हैं, तालीम की बुरी हालत है, क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता और असातिज़ा जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं है। उसमें बहुत सारे हमारे मैंडेट का हिस्सा था, क्योंकि तालीम कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और सब और ये वोटिंग बिहेवियर में तालीमी इदारों का और बेहतरी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरह के हायर एजुकेशन का सिस्टम चल रहा था, जिस तरीके से हायर एजुकेशन का निज़ाम जो है वो नीचे जा रहा था, जिस तरह के जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आ रहे थे जो वो चाहते थे, या एक इनर्शिया था कि जिस तरीके से जिस तेजी से प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो एजुकेशन में वो नहीं हो रही थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा जो मैंडेट है, जो अवाम ने हमें वोट दिए हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम वहाँ पे किसी और शख्स को लेके आए जो उसकी बेहतरी करे। HEC का इदारा बहुत ही आम है, क्योंकि यह इदारा मुल्क में यूनिवर्सिटीज और डिग्री देने वाले इदारों की इजाजत, उनकी फंडिंग, प्लानिंग, डिग्रियों की तस्दीक और तस्लीम, जामियात की पॉलिसी, उनमें होने वाली रिसर्च और उसकी क्वालिटी और बहैसियत मजमूई आला तालीम के मेयार को देखता है। 2002 से कायम इस इदारे ने कई सियासी मदाखलतें और उतार चढ़ाव जो है वो देखें, लेकिन अब इसकी सिमत क्या होनी चाहिए, हालिया हुकूमती इक़दामात के तनाजुर में इस पर बात और बहस जरूरी है कि क्या हुकूमत आला तालीम के निज़ाम को बेहतर बना रही है या बिगाड़ रही है। आला तालीम के निज़ाम से जुड़े कुछ मामलात जिन पर आज के प्रोग्राम में बात होगी और अपने पैनल के सामने मैं वो सवाल रखूंगा, उनका आगाज में ही जो है वो उनका जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तालीम के मेयार पर जो है वो बार बार सवाल उठाए जाते हैं। क्यों साल साल की कोशिशों के बावजूद तालीम के मेयार को बेहतर नहीं बनाया जा सका? क्या इसके लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज पर? दूसरा मामला यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता नौजवानों के मुस्तकबिल का है। क्या तालीम उन्हें वो महारत दे सकती है कि वो अमली जिंदगी में किसी भी इंडस्ट्री के लिए डिजायरेबल या अहल हो सके? तीसरा मामला हमारी यूनिवर्सिटियों के मुस्तकबिल का है कि उनको जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको दूर करने के लिए मैकेनिज्म जो है वो क्या होना चाहिए, उनकी खुद मुख्तारी और सूबों के अमल दखल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का क्या किया जा सकता है। चौथा मामला HEC के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, और आखिर में ये सवाल भी अहम है कि हुकूमत नॉलेज इकोनॉमी जो है वो चाहती है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है और हमने माहिरीन तालीम को
आज प्रोग्राम में जो है वो बुलाया ताकि इस मामले को सियासत से अलग करके इस पर बात की जा सके। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे ताकि मुख्तलिफ नुक्ता नजर आप तक जो है वो इस मामले पर लाते रहें। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एक बड़ा एस्टीम पैनल जो है वो ज्वाइन कर रहा है। वेरी क्विकली उनका तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर रऊफ आजम साहब वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर रऊफ साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब वाइस चांसलर कायद आजम यूनिवर्सिटी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब बहुत शुक्रिया सर। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब चेयरमैन HEC रह चुके हैं और अभी चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट का आगाज डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे करना चाहता हूं। मेरा ख्याल है पहले ऑर्डिनेंसेस पर बात हो जाए, फिर म्यारे तालीम और यूनिवर्सिटीज के लिए जो चैलेंजेस हैं उन पर जो है वो बात कर लेते हैं। इन ऑर्डिनेंसेस को आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब, और ये बताइएगा कि आपकी टेक इस पर क्या है और क्या ये जरूरी है जो इकदाम हुकूमत ने किए हैं? जी शुक्रिया। मसला ये था कि जो जैसे कि मिनिस्टर शफकत महमूद साहब फरमा रहे थे कि HEC के अंदर बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए थे पिछले 2.5 साल में, जब से ये मौजूदा जो तारिक बनूरी साहब तशरीफ लाए थे एज चेयरमैन, और वो जो है वो किसी की बात नहीं सुनते थे, स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं करते थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा सिस्टम हिल के रह गया। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये तय किया कि अब बैचलर्स BA के बाद आप डायरेक्ट PhD में जा सकते हैं, मास्टर्स की जरूरत नहीं है, जबकि जो इंटरनेशनल कवानीन है बोलोनिया प्रोटोकॉल के, उसके तहत लाजमी है कि आप मास्टर्स करें। आप जानते हैं कॉलेजेस से बच्चे जो निकलते हैं BA BSc उनका स्टैचर होता है। तो दूसरे उन्होंने ये फैसला किया कि PhD प्रोग्राम में आपको थीसिस बाहर भिजवाने की जरूरत नहीं है, मुल्क के आप बाहर अंदर ही भिजवा सकते हैं जिसको आप चाहें। तो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, इससे क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो काफी तेजी से घटेंगे। तीसरे जो तकरीबन 40 या 50 अरब रुपए के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे, जिससे हम हजारों बच्चों को, तकरीबन 8,000 बच्चों को बाहर भिजवा सकते थे, वो रोक लिया गया। और जो 2019 के अंदर सिर्फ 59 बच्चे बाहर जा सके, जबकि जब मैं चेयरमैन था HEC का तो तकरीबन 1150 बच्चे हमने भेजे थे, वो जो आखिरी साल था मेरा उसमें। तो जब तक कि असल चीज मायार की जो बात होती है, और जो आपने सवाल उठाया अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट जो है उसमें फाउंडेशन बनती है, और पोस्ट ग्रेजुएट में फिर आप उसके ऊपर बिल्ड करते हैं और रिसर्च करते हैं। तो आइदर और का सवाल नहीं है, लेकिन इन्होंने ये किया कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च को, क्योंकि 50 नई यूनिवर्सिटीज ऐड हो गई पिछले 3 साल में, लेकिन उनके लिए फैकल्टी मुहैया नहीं करी, जिसकी वजह से बहुत कोलैप्स हुआ तालीमी स्टैंडर्ड्स। तो ये सब वजूहात थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को फिर एक्शन लेना पड़ा। और ये जो है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आ गया है, ये बात सही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसकी ऑटोनॉमी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन ये जरूर हुआ है कि 4 साल के बजाय 2 साल टेन्योर हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब जो क्योंकि अब वो खुद तो डॉक्टर तारिक बनूरी यहाँ पर नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, उनका ये मानना है, उनका ये मौकफ है कि उन्होंने जो इकदाम किए वो म्यारे तालीम को बेहतर बनाने के लिए, और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आला तालीम के निज़ाम को जो दरपेश है वो म्यारे तालीम का है कि हमारे जो PhDs हैं, हमारे जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो क्या है। इस वजह से जो है वो उन्होंने वो ये इकदाम उठाए। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। क्या मयार तालीम मास्टर्स को गायब करके और डायरेक्टली BA को PhD कराने से या BSc को PhD कराने से क्या मयार पैदा होता है? जवाब नहीं, मयार गिरता है। क्या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन जो हम करते थे सारे PhD थीसिस की बैनुल-अक़वामी लेवल पे, उसको खत्म करा के और आप अपने दोस्तों को थीसिस भिजवा दें लोकली इवैल्यूएट करने के लिए, क्या वो मायार बेहतर होता है? अच्छा। जवाब है नहीं, वो मायार एक्चुअली कोलैप्स होता है। क्या फैकल्टी आप डेवलप ना करें, 8,000 स्कॉलरशिप्स के ऊपर आप बैठे रहें और आप 50 नई यूनिवर्सिटीज कायम कर ले जिनके पास फैकल्टी ना हो? मायार आता कैसे है, नापते कैसे मायार? मायार में सबसे अहम जुज जो होता है वो फैकल्टी होती है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी।
कि कहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई है, किस अंदाज से ट्रेनिंग हुई है और किस अंदाज से फिर वो पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं। मायार खाली इमारतों से नहीं बनता, मायार बनता है अच्छी फैकल्टी से और फिर करिकुलम और एग्जामिनेशन सिस्टम सही हो ताकि बच्चों के अंदर समझ। तो ये सिर्फ बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, हर एक कोई एग्री करेगा कि आप अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बेहतर करें और पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन करेंगे किस तरह? वो जो है एक्चुअल जो उन्होंने एक्शंस लिए वो उससे मायार बेहतर नहीं हुआ, बल्कि मायार काफी गिरा है और इसमें बहुत सारे और भी मसाइल पैदा हुए। एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए और अब नया प्रोसीडिंग भी शुरू हो गई। एक लंबी लिस्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं ऑन ग्राउंड कि उन्होंने स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह बैठे हुए, इनसे पूछिए कि कितनी बार इनसे कंसल्टेशन हुई, कौन सी बातें मांगी। आप तो जो वाइस चांसलर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और सारा फीडबैक सारी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को मिलता है, तो कोई कंसल्टेशन के तैयार नहीं थे और अपने तौर पे वो इक़दाम उठा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के पास एक अमार लग गया। अब मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं कि मुझे इसलिए अलग किया गया, उसलिए अलग किया गया, लेकिन वजह ये थी कि देयर वर कोर प्रॉब्लम्स देयर। अच्छा, मैं मोहम्मद अली शाह साहब, एक तो ये जो ऑर्डिनेंसेस वाला मामला है, क्या वाकई यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? और दूसरा, ये क्या वजह है? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, हजारों की तादाद में तालिब इल्म यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में ये म्यार का मसला जो है वो क्यों है पाकिस्तान की आला तालीम के अंदर? जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है कि एवोल्यूशन तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आप ये देखें कि इस वक्त भी दुनिया की रैंकिंग में हमारे जो हमें बजट मिलता है या डॉलर टू वैल्यू रेशो है, वो अगर आप देखें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पे 2 अरब 40 करोड़ रुपए के बजट पे है और उसमें तकरीबन 50 करोड़ का डिफिसिट है। उसके बावजूद भी हम हज़ारों के हिसाब से पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स आ रहे हैं। आप दुनिया में कहीं देखें तो आपको कायदीन नज़र आते हैं। सिविल सर्विस में हमारे जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, ये डॉक्टर रऊफ़ आज़म आपके सामने बैठे हैं, ये कायदीन है। लेकिन बात यह है कि मैं आपकी इस बात से को एग्री करता हूँ कि ये म्यार को बढ़ाना ये एक कंटिन्यूस एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसके ऊपर हमें मुशावरत करते रहना चाहिए और दुनिया के साथ साथ जैसे आईटी है, जैसे डेटा साइंस है, जैसे मशीन लर्निंग है, ये अब सबसे ज़्यादा आजकल के ज़माने में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर ये एक नया पूरी दुनिया को उसने अपने लपेट में ले लिया है। तो आप देखें ना, ये जो कोविड का इशू है, ये एक नया इशू इमर्ज हुआ है। तो ये जो हमारी जो कंटिन्यूस एवोल्यूशन और इसमें मेयार को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे डॉक्टर ताउर रहमान ने कहा कि सबसे पहले तो कोई भी ऐसी एफर्ट नहीं हुई जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को अफेक्ट करे। नॉट एट ऑल। यूनिवर्सिटीज़ आर ऑटोनमस स्ट्रक्चर्स और हमारा अपना सिंडिकेट्स हैं, सेनेट्स हैं जो उसको रन करते हैं और HEC हमारी, और ऐसे ही रहना चाहिए जी, ऐसे ही रहना चाहिए। HEC बल्कि इसको फर्दर ऑटोनॉमी देनी चाहिए। HEC हमारी रेगुलेटरी बॉडी है और जैसे आपने बताया कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है, 5 साल में क्या होना है, 10 साल में क्या होना है। हमारे अगर सिस्टम के अंदर कोई खामियां हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके बेहतर करती है। लेकिन ये मशावरत से होता है ना, ये 2 वे है। आप और मैं बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। बात ये है कि पिछले 2.5 साल में आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया और आपने कहा जी यहाँ तो सब खराब है, और मैं कोई उठा के कहीं से ला के एक कट एंड पेस्ट करके कुछ पॉलिसी, जो पॉलिसी अंडर ग्रेड की बनाई गई, जो पॉलिसी पोस्ट ग्रेजुएट की बनाई गई, जो पॉलिसी हमारे रिसर्च जर्नल्स की बनाई गई, रिसर्च की डायरेक्शंस बनाई गई, वो किसकी मशावरत से बनाई गई? देखें, बात यह है कि वो ये डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें, मैं ये म्यार वाले इशू पर जरा एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं। और ये जो ऑब्जेक्शन है वो बार बार ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि हम पेपर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करें, हम पेटेंट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करें, लेकिन क्या उसका कोई कनेक्शन इंडस्ट्री के साथ है? क्या इंडस्ट्री उससे फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही है? जी देखें, ये भी एक प्रोसेस है। हमने जब डॉक्टर तार साहब ने 2002 में ये हमारी HEC को शुरू किया और ये सारा पब्लिकेशन का सिस्टम आया, तो उस वक्त ये ज़रूरी था कि हम सबसे पहला स्टेप करें, सीढ़ियों पे चढ़ें। और वो पहला स्टेप ये था
कि PhD फैकल्टी बनाई जाए, हमारा ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाया जाए और हमें रिसर्च को सिखाया जाए और रिसर्च की तरगीब दी जाए। और उसमें पब्लिकेशन में हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एक डेवलपमेंट प्रोग्रेस की। और सर्टली अब जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेशक हमारी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, नास्ट है, लाम्स है और बहुत सारी हमारी जो मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन अब जो अप्लाइड रिसर्च है उसका वो आ रहा है। हमारे दफातर मौजूद हैं जो इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के हैं। हमारे पास अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो और हमारे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो वो ही एक ग्रेजुअल अमल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और इसको और ज़्यादा फर्दर तेज़ और एनहांस करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 सालों में इसके अंदर वो स्पीड ब्रेकर की तरह बहुत शदीद रुकावटें और मुश्किलात आईं और एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं या यार्ड स्टिक्स हैं उसको नीचे करने की कोशिश की गई। तो यही एक हम सबको ठीक है डॉक्टर रऊफ साहब, अब ये जो डिबेट है ये जरा पुरानी, मेरा ख्याल है, आई एम श्योर आप जो एजुकेशनिस्ट हैं इन सब के सामने ये कहीं ना कहीं पर बात होती रहेगी, नंबर्स वर्सेस क्वालिटी। तो क्या यूनिवर्सिटी का, हमारी आला तालीम का फोकस जो है वो क्या होना चाहिए? देखिए, नंबर्स और क्वालिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के अंदर एक रीजनेबल बैलेंस जब तक नहीं होगा तो आप उन दोनों में से किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो फोकसिंग ओनली ऑन क्वालिटी एंड नॉट प्रोड्यूसिंग द एक्सेप्टेबल नंबर्स, वो भी कोई मार्के की बात नहीं है, कोई बहुत प्राइड की बात नहीं है, फख्र की बात नहीं है। सो नंबर्स और क्वालिटी के दरमियान एक फोकस होना चाहिए। और जैसे इससे पहले कहा गया मोहम्मद अली साहब की तरफ से और डॉक्टर अताज साहब की तरफ से भी कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चंद महीनों में, चंद सालों में हासिल होने वाला प्रोसेस नहीं है। जहां से हमने सफर शुरू किया था 2002 में जब HEC वजूद में आया था, तो एकदम से बहुत इनकलाबी इक़दामात हुए, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए। अब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। करिकुलम ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए कि जो कटिंग एज पे हो, जो मॉडर्न करिकुलम हो, जो नीड्स फुलफिल करता हो। टीचर्स की प्रेपरेशन और उनकी कैपेबिलिटी उस लेवल पे होनी चाहिए कि वो उस मॉडर्न करिकुलम को डिलीवर कर सकते हों, उसको पढ़ा सकते हों, एक्सप्लेन कर सकते हों। और फिर आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है या इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट है वो भी उस करिकुलम और उस टीचर कैपेबिलिटी के साथ मैच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह पे इकट्ठी नहीं होंगी तो आप क्वालिटी का ख्वाब नहीं देख सकते। तो उस वक्त जो प्रोग्राम इनिशिएट किए गए वो इस लिहाज से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे कि यूनिवर्सिटियों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका इक्विपमेंट है, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा था। यंग लोगों को बाहर भेजा जा रहा था अच्छे इंस्टीट्यूशंस में PhDs करने के लिए, रिसर्च की ट्रेनिंग के लिए। और करिकुलम भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते थे, रिव्यू करते थे। एवरी 3 ईयर्स ऑलमोस्ट करिकुलम जो है वो चेंज हो जाता था। अब उसके बाद के जो साल हैं उनमें हम देखें तो रिसेंट ईयर्स में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। आई डोंट रिमेंबर इफ देयर हैज बीन एनी रिव्यू ऑफ करिकुलम ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। फैकल्टी की ट्रेनिंग के मामलात सारे रुक गए, उनको भी एक पीछे डाल दिया गया। और यूनिवर्सिटी को सपोर्ट भी नहीं मिल रही कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीन्यू करें या अपनी फैसिलिटीज़ को रीन्यू करें। अब देखें कि टेक्नोलॉजी की जो पेस ऑफ चेंज है वो इतनी फास्ट है, और ख़ासतौर पे ये कोविड के दिनों में तो वो अदारे जो बहुत दूर दराज इलाकों में भी हैं उनको भी ऑनलाइन मूव करना पड़ा, जदीद टेक्नोलॉजी पे मूव करना पड़ा। ना स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, ना टीचर्स को अवेलेबल थी, ना इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल थी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप 1 साल में, 2 साल में कुछ हासिल, ये आप कह रहे हैं ये तमाम इकदाम उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद वजह आपको क्या लगता है? नहीं, जो आप कह रहे हैं शुरू में तो उठाए गए ना, शुरू में नंबर, शुरू में जो एक पेस सेट की गई, मगर फिर भी क्यों पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों के लिए उतने डिजायरेबल नहीं रहे? यहाँ जो PhDs है, हमने PhDs को देखा है वो अपनी नौकरियों के लिए जो है वो मुजाहरे करते, यहाँ पर जो है वो हमें नजर आते हैं। तो फिर ये क्या हुआ, क्या ये लोग डिजायरेबल नहीं है जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो PhDs ले रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद थ्रू आउट इस मुल्क के अंदर तालीम हासिल करने के बाद PhD के लिए जापान गया, और मेरे साथ और बहुत सारे लोग अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डेवलप्ड कंट्रीज में गए।
हमारे यहाँ का स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके जब बाहर जाता है, अच्छा। तो उनकी नाकामी का रेशो बहुत कम है, यानी वहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। सारे लोग बराबर नहीं हैं, ऑफ कोर्स वो क्वालिटी में एक वेरिएशन ज़रूर है और वो उस वेरिएशन की बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, मगर जो टॉप स्टूडेंट है What you are believing is कि हमारी क्वालिटी अभी भी बेहतर है। ठीक है, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उस वेरिएशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये जो नंबर्स वर्सेस क्वालिटी वाली डिबेट है, आप क्योंकि जाहिर बात है जिस दौर में रहे वहां पर ये कहा जाता है कि पीएचडी के नंबर जो है वो बढ़ गए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो पीएचडीज के अंदर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो नहीं थी। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमने यूनिवर्सिटियां भी बहुत बना दी, हमने पीएचडीज भी बहुत बना दिए, मगर ये क्वालिटी किस तरह से इंश्योर करें? इसमें ये कहूंगा कि एक झूठ को बार बार कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। हुआ क्या, इस पर देखिए कि आपके पास तकरीबन 13-14 लाख स्टूडेंट्स आला तालीम हासिल कर रहे हैं और जो पीएचडी लेवल फैकल्टी है वो कितनी है? 13-14 हजार है सिर्फ। 100:1 का रफली रेशियो है, यानी कि 100 स्टूडेंट पे एक पीएचडी लेवल फैकल्टी है। तो आप जब तक कि ये रेशियो कम नहीं करेंगे और 20:1 या 15:1 तक नहीं लाएंगे, जिसका मतलब है 50-55 हजार अच्छे मयारी पीएचडी प्रोड्यूस करने हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बाहर भिजवाकर, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर भिजवाकर अच्छी यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम उस जमाने में शुरू किया था $150 मिलियन का, और हजारों बच्चे जो हैं वो बाहर गए और ट्रेन होके और फिर सब वापस आए। तो असल चीज जैसे मैंने कहा फैकल्टी होती है, तो नंबर्स और क्वालिटी आपस में मुंसलिक है, ये इधर और का मामला नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फैकल्टी के अंदर और आपको हाई क्वालिटी, और फिर उसको 10-year ट्रैक सिस्टम हम लेकर आए ताकि 3 साल के बाद आपको बैनुल अक़वामी इवैल्यूएशन होगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो रहेंगे, वरना आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो उसके ऊपर सब नजर रखनी पड़ती है जो क्वालिटी आप एम्प्लॉय करें, और वो 10-year ट्रैक जो है उस हिसाब से फिर बाद में कंटिन्यू नहीं हुआ जो उसका मकसद था, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको अच्छे नंबर्स में हाई क्वालिटी फैकल्टी चाहिए। लोकल मास प्रोड्यूस करेंगे पीएचडी जिसका कोई क्वालिटी नहीं होगा, वो तो बिल्कुल मयार गिरेगा, वो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने पाबंदी लगा दी थी कि 8 स्टूडेंट से ज्यादा मैक्सिमम प्रोफेसर के साथ एनरोल नहीं हो सकते और लोअर लेवल पे कम होंगे। और फिर हमने इंटरनेशनल इवैल्यूएशन की पाबंदी लगाई थी कि पीएचडी थीसिस बाहर इवैल्यूएट किया करेंगी। प्लेजरिज्म की पाबंदी लगाई थी कि प्लेजरिज्म चेक हुआ करेगा हर पीएचडी लेवल फैकल्टी का। कम से कम एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन होनी चाहिए इससे पहले कि वो पीएचडी थीसिस सबमिट कर सके। और मेरे जमाने में तो सब्जेक्ट जीआरई की भी पाबंदी लगाई थी कि वो अपने सब्जेक्ट में एक सर्टेन परसेंटाइल से जीआरई पास करे ड्यूरिंग द पीएचडी। ये सारे क्वालिटी मेजर्स थे। ये कहना कि उस जमाने में सिर्फ नंबर्स था और क्वालिटी नहीं थी, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये सिर्फ ये परवेज हुडकॉय साहब का एक फलसफा है जो कि फैलाया गया है। इनफैक्ट दोनों चीजें साथ चलनी पड़ती हैं आपको। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं जरा एक ब्रेक लेना चाह रहा हूं, मगर ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो अपने जो तीनों मेहमान हैं उनसे जरा मैं पूछूंगा कि आगे का रास्ता पाकिस्तान की जो आला तालीमी निज़ाम है, यूनिवर्सिटीज के लिए आगे का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए, और इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान में आला तालीम के निज़ाम पर, यूनिवर्सिटियों के लिए और एचईसी के लिए आगे का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए, हमारी पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए, इस पर अभी हुकूमत ने ऑर्डिनेंसेस भी जारी किए हैं। उस तनाजुर में जो हुकूमती इक़दाम हैं और जो बात नॉलेज इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या वो मुमकिन है या नहीं। मैं अताउर रहमान साहब, आप एक बात कर रहे थे, मैं उसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहता हूँ, वो रिसर्च फंडिंग के हवाले से। हमारी जो रिसर्च फंडिंग है क्या वो नताइज दे रही है जो इसे देने चाहिए? इस पर जरा कमेंट कर दे, फिर मैं मोहम्मद अली शाह साहब से और रऊफ साहब से भी पूछूंगा। देखिए, एक तो रिसर्च फंडिंग होती है जब बाहर से लोग पीएचडी करके आते हैं और उनको पहले जो चंद साल में उनको वहां पे सेटल डाउन होता है, रिसर्च प्रोग्राम स्टैब्लिश करने होते हैं, रिसर्च ग्रुप्स। तो वो हम जब मैं चेयरमैन एचईसी था तो $1 लाख तक की रिसर्च ग्रांट के लिए
वापस आने से पाकिस्तान पहले वो अप्लाई कर सकते थे, ताकि जब वो वापस आए तो एक सब्सटैंशियल रिसर्च फंडिंग उनके पास हो। जॉब्स भी इसी तरह हम पहले से अरेंज करते थे ताकि मैच मेकिंग वगैरह हो और उनको कोई मसाइल ना हो यहाँ अब्जॉर्ब होने में। लेकिन इसके साथ साथ हमें, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और डॉक्टर रऊफ आजम फरमा रहे थे कि हमें अब इसको नेक्स्ट, क्योंकि एक वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था, उस वक्त तो नया बना था इदारा, लेकिन अब हमें माइग्रेट करके अब हमारे पास सब्सटैंशियल नंबर ऑफ PhDs मौजूद है फैकल्टी के अंदर। अब उनको हमें अप्लाइड साइड की तरफ इंकरेज करना चाहिए, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस मजबूत करने चाहिए। जो चौथा सनती इनकलाब आ रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेक्स्ट जनरेशन जिनोमिक्स है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, न्यू मटेरियल्स हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वगैरह वगैरह, इसके तरफ ले जाना चाहिए ताकि जो अब वो बुनियाद बन चुकी है। आप आम जब खा सकते हैं जब पहले दरख्त बन जाए, आप शुरू से तो आप आम नहीं खा सकते, तो एक ग्रोथ का पीरियड होता है। अब मेरे ख्याल से हमारे यहाँ इतनी सफिशिएंट कैपेसिटी है और नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स के तहत जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसके तहत बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे अप्लाइड नेचर के हैं और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज को दिए जा रहे हैं कि वो जो है अब अप्लाइड की तरफ चलें और उसका जो कुछ पढ़ा है उन्होंने उसको अब अप्लाई करें ताकि उसका इम्पैक्ट हो सनत और ज़राअत के ऊपर। ठीक, राइट। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो फंडिंग वाला इशू है, मुझे जो है वो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये पॉलिसी जो बनी थी शायद गालिबन 2009 की, उसमें सिफारिश भी थी, कमिटमेंट की गई थी कि 7% GDP का जो है वो खर्च होगा। अब क्योंकि वाइस चांसलर्स कमेटी के भी जो है वो सरबराह हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों के पास पैसे की कमी है? जी बिल्कुल कमी है और बिलखुसूस रिसर्च ग्रांट्स इस साल तो पूरे पाकिस्तान में जो HEC ने NRPU के प्रोजेक्ट दिए वो पूरे पाकिस्तान में 220 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ 100 थे। इसका मतलब ये है कि वो एक प्रोजेक्ट पर यूनिवर्सिटी भी नहीं आता। जहाँ पे mesela मेरी यूनिवर्सिटी में 300 PhDs हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी में 700 होंगे, कराची यूनिवर्सिटी में, तो इसकी रिसर्च की फंडिंग की कमी शदीद है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो भी जाहिर है कि HEC का जो है उसमें मेजर रोल है कि वो फंडिंग अरेंज करे। लेकिन जैसे आपने ये कहा कि ये दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, अंडरग्रेड को भी और रिसर्च की पॉलिसी को भी। अंडरग्रेड के अंदर हमें देखना ये है कि हम कौन से क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि क्या वो खानदा हैं, क्या वो किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो उनके पास स्किल भी है, उन्होंने कोई इंटर्नशिप की है, और क्या वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम इस तरफ पिछले 2-3 सालों से इससे हटे कि अंडरग्रेड की क्वालिटी, और डॉक्टर साहब स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये ऐसा सोसाइटी में नहीं हो सकता कि हम 100% ही जो है वो स्किल्ड ग्रेजुएट पैदा कर दें, ये नहीं होता। हमने सोसाइटी के अंदर एक नीड असेसमेंट करनी है कि हमारे हायर एजुकेशन में जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उसमें से 10% या 20% या 15% को हम टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देंगे, बाकी को इंजीनियरिंग की देंगे, किसी को साइंस की देंगे, किसी को सोशियोलॉजी की देंगे, किसी को साइकोलॉजी की, सोशल साइंसेस की देंगे। तो ये हमें वो एक जैसे मशावरत से अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान ये बनाना है और फंडिंग की तरफ भी जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी इजाज़त से, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम मिस न करते हैं। वो ये है कि अभी पिछले चंद महीने पहले HEC ने एक लेटर निकाला और 2 साला BA और MA को ख़त्म कर दिया। अब इसमें देखें, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने अपनी कौम को खानदा भी बनाना है, रास्ते बंद नहीं करने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिंपल BA या MA चाहिए, वो कोई क्लरिकल जॉब करते हैं, वो वैसे अपना कारोबार करते हैं, वो जिम्मेदारा करते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे ख्वानदा हैं। और कई गरीब लोग हैं जो मैट्रिक के बाद नौकरी कर लेते हैं और फिर प्राइवेट FA कर लेते हैं। आपके सामने मिसालें होंगी, इर्द गिर्द होंगी, फिर प्राइवेट BA कर लेते हैं, फिर प्राइवेट MA कर लेते हैं। तो ये एकदम बंद करके और उसको कहा कि इसको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे। अब हमारे तालीमी इदारे तो इतना लोड ले ही नहीं सकते। एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर BA या MA में 1 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट पढ़ता है, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सिंध यूनिवर्सिटी जामशेद। मगर डॉक्टर साहब उसका जो ताल्लुक था वो इंटरनेशनल, एक बार बार हवाला दिया जाता है, क्योंकि ये भी बहस जो है वो मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन उसके अंदर जो हवाला दिया जाता है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो अंडर ग्रेजुएट है वो 4 साल का है। जी, तो क्या
ये मुमकिन है कि हम उससे अलग भी जो है वो यहाँ पर 2 साल के बीए या 2 साल के एमए को जो है वो चला सके? देखें हम 4 साल पे तो आ गए ना, यूनिवर्सिटीज भी आ गई, सारे कॉलेजेस आ गए, ठीक है, कोई इस पे एतराज नहीं है। आप अच्छे अंडरग्रेड 4 ईयर प्रोड्यूस करें, कॉलेजेस में भी करें, यूनिवर्सिटीज में भी करें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो आपने हर आदमी को बाहर तो नहीं भेजना ना। देखें एक आदमी जो छोटा मोटा काम भी कर रहा है और वो प्राइवेटली, ये बहुत बड़ा रास्ता था। मेरी गुजारिश ये है, डॉक्टर ताब भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा हम सबको कि जी हमें अपने अंडरग्रेड 4 ईयर अंडरग्रेड को बिल्कुल हमें जो है वो मजबूत करना चाहिए, कॉलेजेस में भी करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में भी करना चाहिए, लेकिन हम आम आदमी का जो 2 साल बीए या एमए है जो प्राइवेट कर लेते हैं उसको बंद नहीं करना चाहिए। वो जाहिर है हम हर प्रोडक्ट को तो एक्सपोर्ट नहीं करते ना, कुछ हमें अपनी जो बुनियादी सोसाइटी में तालीम या खानदगी के लिए जरूरत है तो उसकी भी हमें जरूरत है। जी डॉक्टर रऊफ साहब 2 साल 4 साल यूनिवर्सिटियां ये क्वालिटी किस तरह से इंश्योर करें? क्योंकि मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटियों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जो ग्रेजुएट निकल रहा है, एक तो ये कि उस यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू हो, दूसरा ये कि वो यूनिवर्सिटी उनको इक्विप करे कि मार्केट में जब वो जाएं तो उनकी वैल्यू तो हो आला तालीम हासिल करके। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका जो तालीम का निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे 5 साल का स्कूल है, फिर उसके बाद 3 साल का सेकेंडरी स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो ये सारा एक निज़ाम है और उस निज़ाम के अंदर फिर अपनी अपनी जगहों पे कैपेसिटी है। कैपेसिटी इंटेलेक्चुअल भी और कैपेसिटी जो उनकी प्रोडक्शन के हवाले से भी है कि कितने स्टूडेंट्स की नीड्स को आप कैटर कर सकते हैं। आप जब 2 साल वाला फॉर इंस्टेंस बीए बीएससी चला रहे हैं या 2 साल वाला एमए एमएससी चला रहे हैं, तो वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफर कर रहे हैं। वहां से जब आप खत्म करेंगे तो वो जो क्लाइंटल है आपका, जो वहां से तालीम हासिल कर रहा है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? या तो आप यूनिवर्सिटीज में उतनी एडिशनल कैपेसिटी जो वो पैदा करें। तो देखिए ये कैपेसिटी बॉटलनेक्स प्रोड्यूस करने वाली बात है। जब तक उस पूरे सिस्टम को आप रिवाइज नहीं करते, उसको अपग्रेड नहीं करते, अगर जरूरत है तो उसको अगर अपग्रेड नहीं करते तो बीच में से कट्स लगाने का मतलब है कि आप कैपेसिटी बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी वो कौम 220-225 मिलियन की कौम, जिसमें अभी भी ख्वानदगी का रेशो 50-55% या कुछ कहते हैं 60% पे है, वहां पे आप इस तरह की डिसएडवांटेजेस अगर क्रिएट करेंगे तो व्हाट आर यू एक्चुअली क्वालिटी कैसे इंश्योर करे यूनिवर्सिटी? क्वालिटी इंश्योर करने का, जैसे डॉक्टर ताज साहब ने भी बताया कि आप फैकल्टी को ट्रेन करें, फैकल्टी की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, इंस्टीट्यूशंस की कैपेबिलिटी को एनहांस करें, उनकी फैसिलिटीज को एनहांस करें। तो हम तो ये समझते थे कि जिस तरह से HEC ने यूनिवर्सिटीज को रेवोल्यूशनाइज किया है, अगले स्टेज पे इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए और हमें कॉलेजेस को भी रेवोल्यूशनाइज करना चाहिए और फिर स्कूल्स तक नीचे तक जाना चाहिए। मगर वो होने की बजाय वो यूनिवर्सिटीज के अंदर डेवस्टेशन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। HEC का किरदार जो है वो क्या होना चाहिए और फिर नॉलेज इकोनॉमी की जो बात हो रही है, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है आला तालीम मुल्क की, उसके लिए आगे की सिमत जो है वो क्या होनी चाहिए। हमारा पैनल जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रऊफ साहब, ये एक सवाल जो कि बार बार हमारे यूनिवर्सिटियों से पूछा जाता है, और खास तौर पर क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन से उसका ताल्लुक है, हमारे ये जो ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए जॉब मार्केट के वो हालात क्यों नहीं होते जो हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखते हैं, जो जहां पर कोई PhD होता है या जिसने MS किया होता है, क्यों यहाँ पर जो है वो इस कदर बेरोजगार हैं कि हम देखते हैं जो MA भी जिन लोगों ने किया हुआ है वो छोटी मोटी और जॉब्स करने पर जो है वो मजबूर होते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का जो काम है ना वो ये है कि लोगों को एक प्रोडक्टिव यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करें, उनको ट्रेन करें, उनको एजुकेट करें। तो यकीनन ट्रेनिंग और एजुकेशन की साइड पे भी कमियां होंगी जो हमें पूरी करनी है और उसको बेहतर बनाना है, और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे काम होते रहना चाहिए। मगर जो
जो जॉब की प्रोडक्शन है या जॉब की अवेलेबिलिटी है वो यूनिवर्सिटीज़ का अपना काम नहीं है। वो आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, इंडस्ट्री कैसे फ्लॉरिश हो रही है, नई इंडस्ट्री लग रही है, इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड ना हो रही हो, इंडस्ट्री ना लग रही हो, उसमें इनोवेशन ना हो, लोगों को वो एनवायरनमेंट मौजूद ना हो जिस पे वो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स खुद कर सकें, यानी फाइनेंसिंग फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है या और जो फैसिलिटेशन है, तो वो जॉब मार्केट फिर श्रिंक होती है और जॉब वो एक्सपैंड नहीं होती। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल जो है वो ज्यादा इकोनॉमी से जुड़ा है, यूनिवर्सिटी यकीनन आपका जो ओवरऑल इकोनॉमी है, जो कंट्री की मईशत है, उस मईशत के साथ भी जुड़ा हुआ है कि वो किस स्पेस के साथ एक्सपैंड कर रही है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ये एनवायरमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। मगर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, क्योंकि ये गवर्नमेंट में नॉलेज इकोनॉमी की भी जो है बात होती थी, आप टास्क फोर्स भी लीड कर रहे, ये जो एक है मार्केट और इंस्टीट्यूशन के दरमियान जो गैप है, अब इसको ब्रिज करने के लिए जो है वो क्या करना होगा? ये क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट कर जाते हैं बट आगे जो है वो कुछ कर पाते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो रहता है। तो आप भी समझते हैं क्या इसका ताल्लुक एनवायरमेंट से है या फिर आप इसको ब्रिज करने के लिए कुछ किया जा सकता है? बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बुनियादी ये होनी चाहिए कि हमें इस तरफ जाना चाहिए कि पाकिस्तान आला टेक्नोलॉजी के जो गुड्स हैं वो यहाँ पे बना सके और उनको एक्सपोर्ट कर सके। अगर आप एक सेंटेंस में पूछेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मेरा जवाब होगा द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी गुड्स। आपका पूरा जो एक्सपोर्ट्स है 60% लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैं, हाईटेक आइटम में आप 1% भी नहीं है, जबकि सारा पैसा जो है इस वक्त वो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स के अंदर है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग गुड्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक प्रोडक्ट्स, शिप बिल्डिंग, एआई वगैरह वगैरह, उसमें आप यू नॉट देयर। तो ये आपकी सबसे पहले तो हुकूमत की पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए ताकि आप सही डायरेक्शंस में सही सनतों को कायम करें और फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज में जो लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसके हिसाब से प्रोड्यूस हो जिस हिसाब से सनतें कायम हो रही हैं। आप कि इस वक्त जो है ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है कि आप प्रोड्यूस जो कर रहे हैं और जो मार्केट की डिमांड है उनमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और जो आपकी मार्केट भी है वो लो वैल्यू एडेड गुड्स के अंदर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर, सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स जिसकी सिर्फ आबादी 55 लाख है 330 अरब डॉलर। फंडिंग के भी मुकाबला करें तो सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आपकी 200 यूनिवर्सिटीज को जमा कर लें तो उससे दुगना या तिगना बजट खाली एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का है। तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में, और प्राइम मिनिस्टर से मैंने इसीलिए ये अर्ज किया है कि आप एक नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करें, आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ मेजर वे। आप सिर्फ हायर एजुकेशन में ही नहीं बल्कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल, हायर एजुकेशन अक्रॉस द बोर्ड आप मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करें। हर साल .5% जीडीपी अपना बढ़ाएं एवरी ईयर, ताकि आप 5% जीडीपी टच कर सके 5 साल में और 7.5% और जीडीपी टच कर सके 10 साल के अंदर। ये एक विजन होना चाहिए और स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए। .5% हर साल बढ़ाना नहीं, मगर डॉक्टर साहब ये पहले ये मैंने जिसका हवाला दिया जिस साल का, उस वक्त ये कमिट तो किया गया था, लेकिन ये फिर क्यों आपके ख्याल में हो क्यों नहीं सका? ये 2009 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी। जी बिल्कुल, वो पीपीपी के हुकूमत में हुई थी 7%, और वो जो है वही 2.5% से 2.5% रहा। पॉलिसीज बनती हैं और फिर फाइल हो जाती हैं। कोई तालीम के लिए सीरियस मुल्क में रहा ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ एक फ्यूडल निजाम है और फ्यूडल निजाम के अंदर बड़े बड़े टैक्स पैदा हो जाएंगे अगर लोग में शऊर होता है, तालीम आ जाएगी तो सिर्फ लिप सर्विस होती है। आपके पार्लियामेंट्स जो है, आपके जो सेनेट है, उसमें भी बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो फ्यूडल लोगों का है, और तालीम की तरफ पहला कट जो चलता है। अभी बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह, और सिर्फ 3 अरब से कम इनका बजट है। यही हाल स्किल्स यूनिवर्सिटी का होगा। हमारी हर यूनिवर्सिटी का बजट कम से कम 10 से 20 अरब होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर या हांगकांग या कोरिया की जो यूनिवर्सिटीज है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वगैरह, उनसे मुकाबला कर सकें। आप आज की दुनिया कम्पिटिटिव दुनिया है। आप और नहीं, आप इंडिया देख लें कि उनके IITs का बजट क्या है, आपके उनके अच्छी यूनिवर्सिटीज का बजट क्या है, फार अहेड ऑफ यू। आप पीछे रह गए, सिर्फ जबानी जमा खर्च रहा है।
तालीम के लिए कभी कोई सीरियस नहीं रहा, सिर्फ हमें लिप सर्विस दे दी गई है। और इसी वजह से कोई कहता है हम 5% करेंगे, कोई कहता है 7.5%। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है अगले माली साल से 0.5% कम से कम बढ़ाएं और एक ऐलान करें कि हम नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी लेकर आएंगे और हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अपने सबसे अहम रिसोर्स जो कि हमारे बच्चे हैं, जो कल का मुस्तकबिल है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के सामने रखूंगा कि ये जो गैप है इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, और फिर ये कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट करके जो है वो जॉबलेस हो जाते हैं, उनको इंडस्ट्री के लिए क्या वो हम स्किल सेट दे रहे हैं जिसकी जो है वो उन्हें जरूरत है। एक ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटने डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपसे इस सेगमेंट का आगाज करना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन यही है कि क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटियों को कि जो ग्रेजुएट हो वो जो है वो तालीम जो है वो इस बात की जमानत दे सके कि उसके पास वो स्किल सेट है जो उसे इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है। जी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा, डॉक्टर रऊफ ने कहा कि हमें, और जैसे आप भी कह रहे हैं और सब लोगों का कंसर्न है कि हमें ऐसे ग्रेजुएट पैदा करने चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए जो हैं वो बिल्कुल उसके लिए तैयार हों और वहाँ पे काम करें। एक तो सबसे बड़ा हमारा जो मसला है कि हमारे इकोसिस्टम में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, और एक जो सबसे अहम चीज़ है कि इंडस्ट्री को हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ मिक्स करते हैं। देखें, लॉ के लिए अगर कोई लॉ के ग्रेजुएट्स हैं तो उनको आप देखेंगे कि उनकी वो किस क्वालिटी के होने चाहिए जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे IRK हैं जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनानी है, जैसे कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो इंडस्ट्री होगी वो और होगी, वो सोशल वर्क में काम करेंगे। साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कल्चर के हैं, आर्ट के हैं, पोइट्री के हैं, हिस्ट्री के हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपका एक कंपोनेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि सर्टली एक लार्ज कंपोनेंट होना चाहिए कि हम स्किल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करें और वो इंडस्ट्री में जाएं, और फिर उसके बाद जाहिर है हमारे स्किल में ही मेडिकल के स्टूडेंट्स भी आएंगे, स्किल में ही इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आएंगे। लेकिन ये हमारा एक और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वो है। इसी तरह हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ को तय कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक हमें शॉर्ट टर्म, अभी CPAC भी आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन भी आ रही है, हम ये कोरोना से जल्दी बाहर निकल आएंगे, तो इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड कमिंग अप विद न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए हमें स्किल, मगर उसके लिए स्किल सेट देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी माजरत, मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा फाइनल कमेंट भी ले लूं जरा। जी मैं ये कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलावा भी जितनी भी इंडस्ट्री है जिसमें लीगल लॉ की है, इंटरनेशनल रिलेशन की है, हमारे जो हमारा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट्स हैं, ये सारे के लिए हमें ग्रेजुएट्स को एक स्ट्रेटिफिकेशन करके उस परसेंटेज से जी ठीक है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जरा इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। HEC को कितना खुद मुख्तार होना चाहिए और फिर HEC को आगे यूनिवर्सिटीज को कितना खुद मुख्तार करना चाहिए? दोनों को बिल्कुल खुद मुख्तार होना चाहिए। HEC को बिल्कुल यूनिवर्सिटी के मामलात में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस हैं, उनके अपने एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट्स और सेनेट्स हैं। HEC का ये बिल्कुल इख्तियार नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज को कहे कि ये आप पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। इसी तरह HEC को खुद भी कंप्लीटली खुद मुख्तार होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि जो सेकंड ऑर्डिनेंस अभी पास हुआ है उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का पावर वापस कमीशन के पास आ गया है, तो खुद मुख्तार हो, लेकिन अकाउंटेबल भी होना चाहिए। मतलब दोनों चीजें साथ चलती हैं। इट हैज टू बी, जो भी इदारा है वो अकाउंटेबल भी हो, यूनिवर्सिटीज भी अकाउंटेबल हो, HEC खुद भी अकाउंटेबल हो। HEC का भी एक्सटर्नल रिव्यू होना चाहिए और यूनिवर्सिटीज का भी एक्सटर्नल रिव्यू होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए और कहाँ कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक है डॉक्टर राव साहब, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी दोनों चीजें होनी चाहिए। जी यकीनन दोनों का एक बैलेंस होता है। ऑटोनोमस का मतलब है कि जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसके लिए आपकी सलाहियतों को टेस्ट किया गया है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए फैसले करने का आपके पास इख्तियार हो। अगर फैसले आपने नहीं करने तो फिर आपसे पूछा भी नहीं जा सकता कि ये फैसला गलत क्यों हुआ।
तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए अपनी डिसीजंस में, अपनी पॉलिसीज में, बट देन इफ थिंग्स गो रॉन्ग तो उस पर राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रऊफ साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के से इतना इस बहस को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि जो तालीम है इस पर जो नुक्ता नज़र हैं वो आपके सामने हम ला सकें। आज के प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।